एक मुख्तसर सा उसका जायज़ा। नाउ हिज लाइफ स्टोरी इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। He was a very intelligent person, and at very early stage he joined Nizamiya Madrasa. Between 20s, he was in his 20s and he joined Nizamiya Madrasa at Baghdad, and he was one of the youngest lecturers. And yet, while lecturing in the class, one day he suddenly stopped, and the students asked what has happened. He could not answer. His tongue was paralyzed, and when he went home he had no appetite for the food. These are the symptoms in the modern age of a psychotic disease. But in search for knowledge, we don't consider it a psychotic disease. We consider it something different, a spiritual phenomena. तो आपको हर मकाम पे ये डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ स्पिरिचुअल है और कौन सी चीज़ जो है वो साइकोटिक है। अगर ये इसकी बीमारी जिस्मानी होती तो फिर इसका इलाज हो जाता, लेकिन इसकी जिस्मानी बीमारी नहीं थी और इसकी रूहानी बीमारी थी। और वो क्यों थी कि बोलते बोलते जैसे मैं बोल रही हूँ तो अगर मुझे अचानक एहसास हो जाए कि जो कुछ मैं पढ़ा रही हूँ पता नहीं वो सच है भी कि नहीं, वो सच है भी कि नहीं, और अगर ये जो तशकीक है मेरे अंदर, ये डाउट जो है, इट ओवर पावर्स मी, तो फिर ये चीज़ जाहिर होगी कि ज़बान काम नहीं करेगी। और भूख तो खैर एक इजाफी सिम्टम है, लेकिन ये कि फिर भूख भी हो सकता है उस बंदे को ना लगे, और उसको ये कैफियत ज़माने तक रही है 6 महीने, और उसमें उसने मदरसा निज़ामिया छोड़ दिया और he went on a journey, and this was the journey of the spirit in a way, क्योंकि उसको ये सवाल ही खा गया था कि पता नहीं मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही है भी कि नहीं, मैं यूं ही लगा हुआ हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना भी और उनका भी। तो 6 महीने वो इस कैफियत में रहा, और उसके बाद ही लेफ्ट निज़ामिया मदरसा निज़ामिया, ही वेंट ऑन अ जर्नी ऑफ पिलग्रिमेज। तो उसमें वो मुख्तलिफ मकामात मुक़द्दसा पे भी गया, और फिर जाने किधर किधर गया ये भी नहीं पता, क्योंकि वो 11 साल तक सफ़र में रहा है। सफ़र मतलब अंग्रेज़ी का नहीं, उर्दू का सफ़र, उर्दू के सफ़र में रहा है। तो बहरहाल फिर 11 साल के बाद वो वापस आया और उसने अपने मदरसे की बुनियाद रख दी थी। तो अगर आप देखें तो इसकी कहानी प्लेटो से बहुत मिलती है, सिवाय इसके कि प्लेटो को कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं हुआ, उसको वैसे ही वाज हर्ट कि भाई सोक्रेटिस इज़ नो लॉन्गर हियर इन दिस वर्ल्ड, और उसी के गम में वो उसने जहाज़ पकड़ा और निकल गया। अब यहाँ पे ये है कि इनकी गज़ाली साहब की जो कैफियत है वो एक रूहानी कैफियत है, क्योंकि अगर हमें शक हो जाए कि जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं वो पता नहीं सच हैं भी कि नहीं, तो फिर इस किस्म के हमें ज़रूरी नहीं कि ये मर सो के भूख ना लगे या नींद ना आए या और इस तरह की चीज़ें, हो सकता है ना हो, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद हम पढ़ा ना सकें। और यही वो कॉन्फिडेंस था जो गज़ाली में उस लम्हे चला गया जिस लम्हे उसको ये एहसास हुआ कि भाई ये पता नहीं सही है कि नहीं है। अच्छा, जब वो सफ़र पे निकला है तो वो सोचता चला गया, 11 साल उसने सोचा है, फिर वो मक्का मदीना में गया, हर जगह गया, और उसी में उसके मेरा ख्याल है उसने मसले को हल किया
मसले को हल किया, वापस आके उसने किताब लिखी अल मुनक़िज़ मिनज़ ज़लाल, ये किताब है उसकी। द सर्च फॉर ट्रूथ। इसमें उसका जो पहला सवाल था वो ये था कि कौन से ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम तक ये इल्म जो मैं पढ़ाता भी हूँ, बच्चे सीखते भी हैं और मैं इन तक पहुँचा रहा हूँ, ये क्या मतलब सोर्सेस क्या हैं इसके, ज़राए क्या हैं। तो ज़राए जो हैं वो अब जब उसने सोचा तो उसको ये एहसास हुआ कि एक तो मुझे देख के पता चलता है कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, मौसम कैसा है, और ये लोग जो मेरे गिर्द बैठे हुए हैं ये क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये किस तरह आपको पता चलता है। बाय द वे ये मुझे बताएं। हाँ जी, नहीं आप इनको जवाब देने दिया जाए ना, आप तो सीनियर हैं, आपको तो आए। वालेकुम सलाम। तो आपको तो वैसे ही पता है, आप ना बोलें, आपको बोलना मना है, जब मैं कहूँ तो फिर बोलें। अच्छा जी, तो ये किस तरह आपको पता चलता है? हाँ, अब तो उन्होंने कह दिया तो आप नहीं, वो तो एक्सपीरियंस तो कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसमें तो बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन किस तरह आपको पता चलता है? मुशाहिदा जो है वो कैसे होता है? हाँ, देख कर, सुन कर, टच करके, ये सारी जो हिस्सियात हैं आपकी, सेंसेशंस हैं, इनसे जब आप एक नतीजा निकाल लेते हैं तो फिर वो सेंस परसेप्शन कहलाती है। तो सिर्फ सेंसेस नहीं होती हैं इसमें। इसको उर्दू में कहते हैं या अरबी में हिस्सी इदराक। दो चीज़ें, एक हिस्स और दूसरा इदराक। तो ये हिस्सी इदराक के ज़रिए आपको पता चलता है बहुत से, जो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है हमारा इल्म का, वो सेंस परसेप्शन या हिस्सी इदराक पर मबनी है। और बाकी ये जो सेंस परसेप्शन है इसका साइंस में बड़ा इस्तेमाल है, आपको पता ही है। साइंस जो है वो सेंस परसेप्शन पे बहुत इन्हिसार करती है। तो आम आदमी का भी जो पहला ज़ख़ीरा इल्म जमा होता है ना बच्चे का, वो इसी के ज़रिए होता है, सेंस परसेप्शन के ज़रिए होता है। ये तो बाद की बात है ना कि वो गौर करता है और फिर उसको कोई और सोर्स भी दिखाई देती है। तो व्हाट इज़ द सेकेंड सोर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज? थिंकिंग। नहीं, थिंकिंग तो बिज़ात खुद कॉम्प्लेक्स है ना, उसको एनालाइज करें तो उसके अंदर कई चीज़ें निकलती हैं। नहीं, एक्सपेरिमेंट तो बहुत बात की चीज़। नहीं, आपने बताएं। हिस्ट्री? नहीं, हिस्ट्री तो बहुत आगे की चीज़ है जी। नहीं, इंट्यूशन भी नहीं, समझना, फिर देखने के बाद उसको समझ लेना। नहीं, वो तो परसेप्शन हो गया ना, सेंस प्लस परसेप्शन। वही नहीं जी, वो तो एक अलग फिर मसला। ऑब्जर्व जब करते हैं तो क्या क्या है, वो तो यही चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती है ना, सेंस परसेप्शन ही होती है वो। जब बच्चा स्कूल में जाता है उससे अंदाजा लगाए ना। लर्निंग से जी, स्टडी या लर्निंग? नहीं, स्टडी तो खैर बहुत, उसके अंदर कई प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। जो बात कोई बता दे। नहीं तो मैं तो बताऊंगी, आपको क्या, इससे तो मैंने तो बताना ही है। जी, इफेक्ट हो सकता है, असर उस चीज का? नहीं, असर नहीं। देखें, जब बच्चा आगे जाता है तो किस क्लास में उसके क्या सब्जेक्ट्स होते हैं?
नर्सरी के बाद? जनरल साइंस होता है, नहीं जी, साइंस तो सोशल स्टडीज होती है। जी काउंटिंग ABC ABC तो हो गई ना, उसके बाद क्या होता है? जनरल नॉलेज की जनरल तरफ नॉलेज होता है। मैथमेटिक्स सिखाते हैं भाई, क्या हो गया आप लोगों को? आपको अब ये तो पता होना चाहिए कि आप जब बच्चे थे तो आप, अभी ज़्यादा देर भी नहीं हुई आपको बचपन छोड़े हुए, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये कि उसकी बेस क्या है, मैथमेटिक्स की सोर्स क्या है? नंबर्स, आपको जी आपको कैसे reason is the source of mathematics and logic। ये दो इससे निकलते हैं। मैथ्स जो कि बहुत अर्ली स्टेज से हम सीखना शुरू हो जाते हैं, और प्लस लॉजिक जो हायर स्टेज पे जाके हमें पता चलता है। तो बच्चा जब चीज़ें सीख रहा होता है तो उसकी दूसरी सोर्स रीज़न होती है, और ये बड़ों में ज़्यादा है, बच्चों में कम है ज़रा। लेकिन बहरहाल ये रीज़न इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। अब उसके बाद अब इनका मसला ये था कि इनको तो शक था ना, इन्होंने सेंस परसेप्शन पे जब गौर किया गज़ाली ने, तो उसको पता चला कि भाई ये तो काबिल कबूल नहीं होता, इसलिए कि इसमें कई दफ़ा गलतियां होती हैं। देखिए, सेंस परसेप्शन ऐसी चीज़ है कि वैसे तो हमें बहुत सा ज़ख़ीरा इल्म होता ही उसके ज़रिए से हासिल है, लेकिन उसमें फ़रेब नज़र और इल्तबास और इल्यूजन और हेलुसिनेशन का पूरा इम्कान होता है। बाइसनेस भी होती है ऑब्वियसली। क्या चीज़? बाइसनेस भी होती है। नहीं, बायस नहीं होते। देखें, नहीं देखें, मैं आपको मिसाल देती हूँ ना, उसमें मसलन हम सितारों को देखते हैं तो आपको सितारों का साइज क्या दिखाई देता है? एक सिक्का भी आगे रखें तो सितारा छुप जाता है, लेकिन असल में सितारा हमारी ज़मीन से भी कई गुना बड़ा होता है। अब हमें पता चल गया ना कि असल में तो सितारा हमारी ज़मीन से भी कई गुना बड़ा होता है, और ये एक किसी का बायस नहीं है, ये इंसानी। जैसे कि बचपन में उससे बताया जाता है कि ये सितारा है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही है, उसको कहानी बताई जाती है, उस तरह से उसको परसीव भी करना शुरू कर देता है ना, तो उसमें वो बाइसनेस का पहलू नहीं, वो जो साइंटिस्ट बन जाता है, या जब रीज़न उसमें आ जाती है, फिर बायस सोशल साइंसेस में नहीं। देखें, कई दफ़ा हम सही परसीव करते हैं, ये नहीं कि हमेशा ही गलत करते हैं। हमारा जो इल्म है वो 80% सेंस परसेप्शन पे है, लेकिन 20% देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस इन इट। अब देखें, आप लोगों ने हैमलेट पढ़ा हुआ, तो हैमलेट में क्या है? व्हाट इज द स्टोरी ऑफ हैमलेट? कोई लिटरेचर का नहीं है यहाँ पे बैठा हुआ? आप हैं? नहीं जी जी। हैमलेट में ये होता है कि वो जो हैमलेट होता है उसका जो उसके चचा के साथ क्लैश होता है, हाँ और जो चचा होता है उसके वाले साहब को कत्ल करता है, हाँ, और ये बाद में उसका बदला लेते हैं, और उसमें वो प्ले वगैरह करते हैं, और इस तरह का कुछ तो वो जो आपने वैसे पढ़ा हुआ है या देखा हुआ है? देखा होगा। देखा हुआ। तो उसमें कोई ऐसा सीन भी है कि जिसमें उसको हेलुसिनेशन होता है? वो एम्बिगुअस हो जाता है, जब उसे पता नहीं चलता, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा होता कि वो अपने चचा का मर्डर करे या ना। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये है असल में। लेकिन ये कि उसको हेलुसिनेशन होता है कि दीवार पे मेरे वालिद की रूह आई, हालांकि वहाँ कुछ भी नहीं होता। हेलुसिनेशन का मतलब है कि देयर इज नो ऑब्जेक्ट एट ऑल एंड येट वी आर परसीविंग समथिंग। So hallucination is also a mistake of sense perception. जैसे ये सहरा के अंदर आपको शराब, हाँ, लेकिन वहाँ कुछ तो होता है ना, वो रेत का वजह से पैदा हो रहा होता है, लेकिन ये को पानी लगता है आपको सहरा में, तो वो भी एक illusion ही है। Illusion में है कि there is an object and you are perceiving it in some wrong way, लेकिन
हेल्यूसिनेशन में ये है कि देयर इज नो ऑब्जेक्ट एट ऑल एंड यू आर परसीविंग समथिंग। तो लिहाजा सेंस परसेप्शन जो है इज नॉट अ रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज। ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गजाली ने अपनी सोच के जरिए से कि सेंस परसेप्शन इज नॉट अ रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज। तो देन वी कम टू रीजन। अब रीजन में क्या होता है, हम कहते हैं 1 + 1 इज इक्वल टू 2, और इसी में लॉजिक भी है। तो लॉजिक का एक लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहता है थिंग इज व्हाट इट इज, और इसी तरह एक और लॉ जो लॉजिक का है वो कहता है कि अ थिंग कैन नॉट बी एंड नॉट बी एट द सेम टाइम। अब ये बड़े पक्के कानून समझे जाते हैं, और इन पे कम से कम यूरोप में जब ये फ़लसफ़ा पहुंचा है तो वो तो रैशनल, इसको रैशनल सोर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो रैशनल सोर्स ऑफ नॉलेज पे उनका बड़ा ईमान था, और इसीलिए शायद साइंस ने ये दो चीज़ें मिलके साइंस को पैदा करती हैं। तो अब रीज़न में मैथ्स आ जाता है और लॉजिक आ जाता है, और इनके बारे में ये वाटर टाइट हैं कि भाई कुछ भी नहीं गलत हो सकता। लेकिन गजाली को शक हो गया था इन पे भी। गजाली ने कहा पता नहीं, देखें अगर वो गलत थे तो ये भी क्या पता गलत ही हो, क्या पता 1 + 1 इज इक्वल टू 3। वैसे वो अब हो गया था साबित कि यही है, लेकिन उस वक्त बहरहाल ये एक बड़ी अनोखी सी बात थी जो उसने की कि 1 + 1 इज इक्वल टू 3 हो जाए फिर क्या होगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 4 हो जाए तो क्या होगा। और इसी तरह लॉज ऑफ लॉजिक पे भी उसको शक हो गया था। हो सकता है कि एक चीज़ हो भी और ना भी हो, लेकिन ये भी हो सकता है गलत मैं पर सोच रहा हूँ, तो उसको रैशनल लॉज पे भी शक हो गया था। तो इसका मतलब है कि he was in complete doubt and that's why he stopped lecturing। समझें आप मेरी बात। इवन अगर उसका वो कोलैप्स ऑफ टंग, ये जो पैरालिसिस ऑफ टंग ना भी होता तो वो शक में तो मुब्तला हो गया था। और उस शक के बाद देखें दे वर सो ऑनेस्ट पीपल कि एक दफ़ा उसको शक हुआ तो उसने पढ़ाना बंद कर दिया। हमें तो शक भी हो तो हम लगे रहते हैं। आजकल तो यही है ना, वो तो शक भी नहीं होता। नहीं, पहले तो शक भी नहीं होता, लेकिन जिसको हो भी जाए तो वो लगा रहता है, वो पढ़ाने में लगा रहता है। बट हाउ ऑनेस्ट वर दे कि उसने कहा कि नहीं मैं तो गलत नहीं फिर पढ़ाता, एंड ही लेफ्ट हिज जॉब भी छोड़ दी। देखिए उस जमाने में लोग जॉब की भी इतनी परवाह नहीं करते थे, हालांकि ही डिडंट बिलोंग टू अ वेल टू डू फैमिली गजाली जो है, लेकिन उन्होंने जॉब की नहीं परवाह की, उन्होंने छोड़ दी। लेकिन उस टाइम डॉक्टर साहब वो सल्जूक बादशाह के अंडर था ना निजामिया मदरसा, तो उनको मतलब अच्छी खासी पे मिलती है। ओहो, तो पे तो खत्म हो जाती है जब आप जॉब ही छोड़ दें तो पे किधर से मिलेगी अगर आप कहीं पे नौकरी नहीं कर रहे। नहीं मैं यही कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी उसने जॉब छोड़ी उस वक्त, उसके हिसाब से तो वो बहुत कुछ छोड़। नहीं, ये बात नहीं होती। देखें एडमिट करें कि हम वैसे लोग नहीं हैं। सच्ची बात यह है कि हम इतने ऑनेस्ट ही नहीं हैं कि हम किसी इल्मी चीज पे अपनी नौकरियां छोड़ दें। लेट्स एडमिट इट नाउ। तो इसको तो एडमिट कर लें। देखिए उसको हम इतना बड़ा हीरो ही इसलिए मानते हैं कि उसने ये कुर्बानी दी अपनी जॉब की। अब उसके बाद कोई बंदा जो है वो अगर ज़रा पैसे हों थोड़े बहुत तो वो भी बस इतने ही होंगे ना, खा पी लेता होगा। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। तो अब हम तो खाने पीने में भी माशाल्लाह कल मैंने देखा कि अफ्तार पे इतने लोग थे कि मेरा तो दिमाग सुन्न हो गया। इतना अफ्तार पे अगर लोग हैं तो पता नहीं अब यानी पाकिस्तान के अंदर सवाए खाने पीने के कोई चीज़ बाकी नहीं रही। ये तो बड़ी चीज़ें आइडियल किस्म की, कोई बाकी भी कुछ नहीं रहा।
तो बस खाना पीना खाना। अब ये जो मेरे इलाके की मार्केट है, बरकत मार्केट, इसमें जब हमने घर बनाया था तो उस वक्त 2-3 दुकानें शुरू में थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट पूरी हो गई। इसमें कॉटन की दुकानें थी। आपको पता ही है कि अयूब खान ने कहा था ना कि अपने मुल्क की चीज़ पहनो, तो हम सब फिर उसकी वजह से अब तक मुझे कॉटन ज़्यादा पसंद है बनिस्बत सिल्क के। और इसके पीछे वही बंदा है, उसने एकदम बाहर की चीज़ पे पाबंदी लगा दी थी। उसने कहा था बर्तन जो हैं वो भी नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, आप अपने चीज़ें इस्तेमाल करें। तो ये होता है किसी रूलर का इन्फ्लुएंस। वो तो रूलर था ना, तो उसका इन्फ्लुएंस आया। डिक्टेटर खैर कह दें, आपको बार दफ़ा डिक्टेटर की भी ज़रूरत होती है, ये ना कहें कि हर वक्त डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। अब ये तो अमेरिका का है ना, अमेरिका इंसानी हकूक़ की भी बहुत बात करता है, जबकि अब वो बात करने के काबिल नहीं है। वैसे गज़ा में जो उसने किया है मुनाफ़क़त, वो सब पे ज़ाहिर है, और इसके बावजूद वो डेमोक्रेसी की भी करता है। हालांकि डेमोक्रेसी उनके यहाँ क्या है, ट्रंप तो इसीलिए मुखालिफ है, वो कहते हैं जंगें छेड़ते हैं जाके दूसरे मुल्कों में, एंड इन दैट ही इज़ राइट। छेड़ते तो हैं, जॉर्ज बुश ने भी छेड़ी थी इराक में। तो अब ये जब रीज़न पे शक हो गया तो फिर तो वो पढ़ा ही नहीं सकता था ना, बिकॉज तकरीबन नॉलेज तो या सेंस परसेप्शन है या रैशनल है, तो ही स्टॉप्ड टीचिंग। अब जो सफ़र उसने किया उसके दौरान उसका जो उसने कहा कि पहले तो मुझे डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ हासिल करनी चाहिए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ, व्हाट इज़ ट्रूथ। ट्रूथ विद कैपिटल T। अब इसकी डेफिनेशन उसने की कि दैट विच लीव्स नो रूम फॉर एरर और डाउट, दैट विच लीव्स नो रूम फॉर एरर और डाउट, यानी वो सच्चाई है जिस पे हम शक कर ही नहीं सकते। अब इसके बारे में उसका ख्याल था कि ये जो कैफियत है जिसमें हमें ऐसी सच्चाइयाँ मालूम हो जाएं जिन पे हम शक ना कर सकें, तो वो इस ज़िंदगी में तो मुश्किल ही है, इसलिए कि ये ज़िंदगी तो ख्वाब जैसी है ना। मतलब अब हम सोए होते हैं तो ख्वाब देखते हैं, हमें वो सच लगता है, उठते हैं तो पता चलता है वो सारा झूठ था। यही है ना, आप देखते हैं ख्वाब देखते हैं, तो इसी तरह जो है आप अगली ज़िंदगी में शायद ट्रूथ आप पे रिवील हो जाए। जी, जिंदगी कैसे वो फिर उसकी आप वैल्यू को क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जिंदगी की किसकी? आप कह रहे हैं जिंदगी ख्वाब जैसी है। हाँ, ख्वाब जैसी है तो सही, लेकिन ये कि ख्वाब भी हम देखते हैं, ख्वाब देखते हैं और जब उठते हैं तो पता चलता वो सही नहीं था। नहीं, इस एलिमेंट से फिर इसकी अहमियत कम होगी ना, इसको कैसे? वही ये तो वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, इधर से परसीव करना कि जैसे प्लेटो कहता था इस दुनिया की तो कोई हैसियत नहीं नहीं, वो नहीं है कॉन्सेप्ट। नहीं। अगर हम इसको ख्वाब डिक्लेयर कर दें, क्योंकि ख्वाब हकीकत तो नहीं होता। ख्वाब तो वो कहते हैं ना नहीं होता, वो तो खुद कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ख्वाब जैसी है का मतलब ये है कि भाई ये इसमें भी हमें जो चीज़ें सच नज़र आ रही हैं, हो सकता है कि आखिरत में जाके ये राज खुले कि ये भी सच नहीं है, जिसमें ये रैशनल नॉलेज भी है। ये उनको शक हो गया था। तो जी क्या आप कह रहे हैं? आप कह रहे हैं तो ख्वाब की कोई रियलिटी नहीं होती। हाँ, ख्वाब की नहीं होती, तो आपकी इस जिंदगी की भी कोई उन्होंने सोचा कि कोई रियलिटी शायद नहीं है, लेकिन अपने ज़िंदगी के आखिर में वो इस नतीजे पे पहुँचे कि इस दुनिया में भी ऐसी कैफियत हासिल की जा सकती है जिसमें हम सच्चाई जो है
उसको सही माने, और वो कैफियत है सूफियाना वज्द। जी। वो रैशनल नहीं होता वैसे, और ना उसमें सेंस परसेप्शन काम कर रहा होता है। एम्पिरिसिज्म होता है। नहीं, वज्द तो जो है ना वो एक है एक्सपीरियंस ऑफ मिस्टिसिज्म, और उसमें आदमी जो है वो जब वज्द में जाता है तो फिर उस पे हकीकत खुल जाती है। तो मतलब वो सूफियाना तजर्बे के ज़रिए से शायद इस ज़िंदगी में भी हासिल हो जाए, शायद। सॉर्ट ऑफ, यानी वो जो इंट्यूशन की एक फॉर्म है, यानी उसकी तरफ। हाँ, उसकी तरफ फिर वो उसकी तरफ आए हैं ना, तो वो फिर कहते हैं कि तीसरी जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो है, हम इंट्यूशन कह रहे हैं, उन्होंने वज्द कहा था, इंट्यूशन। ये अकॉर्डिंग टू गजाली है ना? जी जी बिल्कुल, गजाली ने कहा। और इसको अब मॉडर्न हम उर्दू में वजदान भी कहते हैं। और ये ऐसा इल्म है जो कि सेंस परसेप्शन पे नहीं मबनी होता। जैसे एक माँ का इल्म अगर उसको कैफियत बताती है, इल्म नहीं होता, उसको नॉलेज नहीं शायद होता, लेकिन उसकी कैफियत बताती है कि बच्चे के साथ कुछ हो गया, और वो कहती है कि भाई वो कुछ हो गया, और फिर वो वाकई जब उसका पता करवाती है तो वो वाकई वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ होता है या कोई और चीज़ हुई होती है जिसको हम अच्छा नहीं समझते। तो इस माँ के जो इंट्यूशन है, इसको हम वजदान कहेंगे, अपनी नई ज़ुबान जो हमने इख्तियार की हुई है उसमें। तो बाकी सूफ़ी का जो वजदान होता है, अब देखें हजरत का क्या वजदान था, हजरत का वही जी, उनका वजदान वही था, वही की शक्ल में आया था। और वैसे भी उनको होता था, वैसे भी होता, हाँ, वाक़यात जिनका कोई सेंस परसेप्शन से ताल्लुक नहीं था, ना रीज़न से था। इट वॉज नाइदर सेंचुअस नॉलेज नॉर रैशनल नॉलेज, दोनों नहीं थे उसमें, लेकिन उनको होता था और सही निकलता था। तो इसलिए ये तीसरे जो सूरत है, जिसको हम मिस्टिक एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं नई ज़ुबान में, जी किस तरह से नहीं है? जी क्या नहीं है? आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट को जो है वो रीजन के ऊपर नहीं है वो बेस, रीजन पे नहीं होता ना, रीजन तो ये महदूद हो जाती है ना जब आप मैथ्स के साथ और लॉजिक के साथ जोड़ते हैं, लॉजिक कोई नहीं होता उसका। लेकिन कुरान तो बार-बार कहता है तो फिक्र करो, तदब्बुर करो, वो भी आएंगे ना उसकी तरफ, कुरान की तरफ तो बाद में आते हैं ना। पहले तो इस शख्स की जो ज़हनी कैफियत है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप एक शख्स है जिसने अपनी नौकरी छोड़ दी है, जिसने पढ़ाना बंद कर दिया है, उसको तशकीक हो गई है। हम तो उसकी बात फिलहाल कर रहे हैं ना, अपनी नहीं कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे। तो मतलब ये कि इसको फिर अगर तशकीक से किसी चीज़ ने निकाला है तो वो इस पे मिस्टिक एक्सपीरियंस ने, मिस्टिक एक्सपीरियंस जिसकी जो मतलब ना सेंचुअस होता है और ना वो रैशनल होता है, लेकिन वो होता सही है। मतलब ये उसका गज़ाली का मैं बता रही हूँ आपको। तो अब इसके बाद जब गज़ाली का जिक्र होता है तो इसके साथ ही अल्लामा जो हैं वो जिक्र करते हैं कांट का, डेकार्ट और कांट, ये बैठा दें। ये देखें, उन्होंने यही तो कहा था कि भाई मैं नए लोगों के लिए लिख रहा हूँ ये किताब, इसलिए कि आपको समझने में दिक्कत है। सूफियाना तजुर्बा जो है ना अब इतना कम हो गया है कि आपका उस पर यकीन भी नहीं रहा। हकीकत यही है कि उस पे
यकीन भी नहीं रहा, इसलिए कि सब डब्बा पीर इकट्ठे हो गए हैं और वो कहते हैं हमें ये दिखाई दिया और वो दिखाई दिया, कुछ नहीं दिखाई देता, इसके बावजूद वो कह देते हैं। ये तो ज़माना था ना पुराना, इसमें तो लोग थे ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। जी, ये हेलुसिनेशन में और यानी मिस्टिकल एक्सपीरियंस में कहते हैं मतलब हाँ, ये हमें करना पड़ेगा, इसलिए ये भी आगे चल के आता है। अल्लामा बताते हैं कि जो प्रॉफिट हैं वो एक यहूदी लड़का था, हाँ हाँ, उसका जाके मुताला करते थे, मुशाहिदा करते थे कि कहीं मेरा भी ऐसा तो नहीं है। तो फिर जी दूसरा जो विजदान है आज के दौर में उसको उसके साथ भी तो रिलेट करते हैं टेलीपैथी कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ, कई लोगों में होता है कि आजकल तो इस पे तजर्बात भी हो चुके हैं। हाँ, लेकिन ये है कि टेलीपैथी जो है ना जी, वो अब नया लफ्ज़ आ गया है, लेकिन ये हर शख्स को हो सकती है टेलीपैथी। लेकिन ये जो पैगंबर की है ना वही और इल्हाम, वो हर शख्स को नहीं होता, वो सिर्फ पैगंबरों को होता है, क्योंकि पैगंबर हैज़ अ स्पेशल स्टेटस। वो उनका काम क्योंकि वापस आके मुआशरे को सुधारना होता है और हिस्टोरिकल चेंजेस लाना होता है, इसलिए उसके इंट्यूशन और एक आम बंदे के इंट्यूशन में बड़ा फ़र्क होता है। और वो ऑथेंटिसिटी का भी हाँ, मतलब वही मैं कह रही हूँ ना, वो फ़र्क इसीलिए होता है ना कि ही हैज़ टू ब्रिंग द हिस्टोरिकल चेंजेस एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। तो फिर उसका तो फ़र्क है, फंक्शन ही फ़र्क है। और जो सूफ़ी है वो उससे बल्कि नीचे की लेवल पे होता है, वो सिर्फ अपना सोच रहा होता है। और जो माँ है वो तो बिल्कुल ही नीचे होती है, क्योंकि वो सिर्फ बच्चे का सोच रही होती है। ये आप देखें, जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो मकसद है आपका, वो फ़र्क है। तो इसी में सारा फ़र्क आ जाता है। अच्छा जी, तो अब इसमें दो बंदों का जिक्र करते हैं। पहले वो, वैसे हमें पहले तो डेकार्ट को डिस्कस करना चाहिए तारीखी तौर पे। माइंड एंड बॉडी का ही है ना जी, माइंड एंड हाँ, डेकार्ट का। तो फिर कांट को कर लेंगे, लेकिन कांट से कंपैरिजन ज़्यादा है अल्लामा ने किया हुआ पहले चैप्टर में। हाँ हाँ जी, गजाली और कांट। तो हम पहले फिर गजाली और कांट कर लेते हैं। अब कांट जो हैं वो ऑफ स्कॉटिश ओरिजिन, अ मैन हु यूज्ड टू टीच इन जर्मनी इन हाइडेलबर्ग। और मैंने बताया है आपको कि वो बड़ा एक अनोखा सा बंदा था, हर चीज़ की डेफिनेशन उसने अलग ही की हुई थी। मसलन शादी को वो लीगल प्रोस्टिट्यूशन कहता था, और मतलब इस किस्म की उसकी को अपनी डेफिनेशंस थी। लेकिन ये तो टॉलस्टॉय ने भी कहा है उसमें क्रूजर सोनाटा में। देखें, टॉलस्टॉय तो एक अदीब था ना, उसका कहना और है, ये तो एक फिलोसॉफिकल डेफिनेशन है। अच्छा, बहरहाल कांट जो है उसको फिर हम पहले कर लेते हैं या डेकार्ट को, किसको करें? कांट को कर सकते हैं। कांट को कर लेते हैं। अच्छा, कर लेंगे, उसका काम है ना। हाँ, उसका काम है, तो पहले उसको कर लेते हैं। डेकार्ट का कर लेते हैं। तो डेकार्ट जो है अच्छा, डेकार्ट इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी। डेकार्ट मॉडर्न फिलॉसफी। एंड ऑल दीज पीपल कम लॉन्ग आफ्टर गजाली। ये भी याद रखें ज़हन में, सीक्वेंस इनका ये है कि ये बहुत देर बाद कहीं यूरोप में, जब यूरोप ज़रा सोचने के काबिल हुआ है, ज़रा इनके पीरियड के बाद ही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डेकार्ट और कांट जो है, कांट तो खैर और भी बात का है, और डेकार्ट पहले आ गया था। अब डेकार्ट जो है वो भी is considered in the beginning of his life a skeptic. अच्छा, ये बड़ा कमज़ोर सा आदमी था,
ये सारा वक्त स्टोव के अंदर बैठा रहता था। उस वक्त स्टोव बहुत बड़े होते थे और उनमें आग जलती रहती थी। इसको ठंड बहुत लगती थी, मतलब जवानी में ठंड लगने लग गई थी और ये उसके अंदर बैठा रहता था और सोचता रहता था। तो वैसे ये मलकाओं का ट्यूटर था और दूसरे तीसरे बड़े बड़े लोगों का ट्यूटर रहा है, लेकिन ही वॉज अ ब्रिलियंट मैथमेटिशियन। ये याद रखें कि हिज मैथमेटिक्स जो है ना उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। एंड ही वॉज ऑल्सो अ फिलोसोफर, अ मैथमेटिशियन एंड अ फिलोसोफर। तो इसने जब सोचा है तो इसने भी पहले तो कहा कि व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ नॉलेज, एंड ही केम टू द कंक्लूजन दैट सेंस परसेप्शन एंड रीजन आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज। फिर इसने देखा कि जो सेंस परसेप्शन है उसमें देयर इज अ स्कोप ऑफ इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि सबको लगता है कि इसने चोरी की है, ये आइडिया चोरी किया है गजाली से, क्योंकि गजाली वॉज द फर्स्ट स्केप्टिक लॉन्ग बिफोर डेकार्ट। तो इसने मिसालें भी गजाली वाली दी हैं। अब ये देखें कि अगर आपकी, ये तो हो सकता है कि आप भी वही सोच रखते हो और मैं भी वही सोच लेके आगे बढ़ रही हूँ, यहाँ तक तो मुमकिन है। इसको कहते हैं तवारत। जब यक वक्त दो मुख्तलिफ लोग जो हजार मील या सदियों का फासला और वो उसी चीज़ को लेके सोच रहे हैं और आगे जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मिसाल वो दें जो मैं देती हूँ। मिसालें अगर वही हैं, एग्जैक्टली वही मिसालें डेकार्ट ने दी हैं जो कि, तो ये फिर कॉपी तो सेम हो सकते हैं, हाँ, कैन बी डिफरेंट। तो यहाँ पे बिल्कुल उसी अंदाज में इसने मिसालें दी हुई हैं और इसने कहा हुआ है कि भाई देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन। और वो सिक्के वाली मिसाल मैंने आपको बताया ना, और सैराब वाली मिसाल, और ये सारी गजाली से लेके इसने हाँ, ये नहीं चाहिए। जब वो करते हैं ना जी तो वो मानते नहीं हैं। दुनिया पे हुकूमत करने का यही फ़ायदा है कि आप अथॉरिटेरियन बन जाते हैं, इवन इन नॉलेज। हाँ, वो पैदा हो जाती है। तो अब इन्होंने माना तो कभी नहीं है, ना किसी जगह किसी का शुक्रिया अदा किया है कि भाई उससे मैंने ये आइडिया लिया है, ना वो मानते हैं इसको। बहरहाल he gave us examples and this led us to the conclusion that he must have copied Imam Ghazali, क्योंकि उस वक्त तक, डेकार्ट के वक्त तक जो अरबों की किताबें हैं वो ट्रांसलेट हो गई थी उनकी लैटिन में। देखें, पहले वो ग्रीक में थी, फिर ग्रीक से अरबिक में आई, फिर वक्त का पहिया घूम रहा है ना, तो फिर वो आखिर में लैटिन में चली गई। और डेकार्ट मस्ट हैव स्टडीड इमाम गजाली, ये है। तो बहरहाल ये स्केप्टिक हो गया। अच्छा, इसका जो डाउट था, इसके स्केप्टिसिज्म में भी एक मंजिल आती है जहाँ ये वापस आता है जो चीज़ें हमारी जो रैशनल ट्रूथ्स हैं उनकी तरफ। रिटर्न ऑफ डेकार्ट। अब ये किस तरह वापस आता है, ये सोचता है कि अगर सब कुछ मैं शक भी कर लूँ हर चीज़ पे तो फिर भी एक चीज़ तो रहेगी। हाँ, वो क्या चीज़ है जो रहेगी फिर भी? हाँ, शक भी रहेगा, और शक हवा में तो नहीं एग्जिस्ट करता ना, जिस चीज़ पे किया जा रहा है वो। हाँ, वो रीजन वजह भी रहेगी। और सोचे हैं
परसेप्शन का तो इसमें मसला नहीं है, रैशनल ट्रूथ की बात। रियलिटी और सच वो भी ट्रूथ यानी रहेगा जिसके ऊपर शक है। क्या चीज़ है जो फिर भी रहेगी और जिसकी वजह से वो वापस आता है लाइफ की तरफ, ट्रूथ की तरफ कि भाई ये हाँ सही है। मकसद सोच नहीं, रियलिटी उन चीज़ों की मैथ्स कॉग्निटिव बिहेवियर ह्यूमन नेचर, जी ह्यूमन नेचर वो तो सेम नहीं, ह्यूमन नेचर तो है क्यूरियोसिटी नहीं। मैं आपको बताती हूँ, वो कहता है अगर कोई चीज़ नहीं भी रहती, मैं तो हूँ, कभी तो अग्रेसन मैं तो हूँ, आई थिंक देयरफॉर आई एम। यही कह रहा था। हाँ, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये इसका बड़ा मशहूर मुहावरा है। एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न फिलोसफी इन यूरोप। ये तो गलत मैंने लिखती हूँ, थिंक तक रखते हैं, आई थिंक ये भी मिटा दें। हाँ नहीं, इसको मिटा ये लें। Therefore, I am। अच्छा, अगर मैं शक है तो फिर शक करने वाला भी तो है ना। अगर शक है कुछ नहीं और बस शक ही शक है, तो फिर शक करने वाला तो है। और यहीं से जो है यानी कि मॉडर्न फिलॉसफी की इब्तदा होती है यूरोप में। और यूरोप की आप सारी सिविलाइजेशन देख लें, इसकी बेस क्या है? इसकी बेस ये रैशनल थॉट है। और वो मिस्टिसिज्म की तरफ नहीं गया, वो इंट्यूशन की तरफ नहीं गया, वो रैशनैलिटी की तरफ गया। एंड थ्रू रैशनैलिटी हिज रिटर्न जर्नी हैज बीन अकम्प्लिश्ड। अब ये तो डेकार्ट है, अब इसको मिटा दें, अब कांट का छोड़ दें। कांट जो है इसका he was aroused from his dogmatic slumber by the philosophy of Hume। तो मतलब गजाली को तो किसी ने नहीं जगाया ना, किसी ने कोई स्केप्टिसिज्म की तरफ लेके नहीं गया, वो तो खुद उसके अपने अंदर से पैदा हुआ है शक, और अपने अंदर से शक को मिटाने का तरीका भी पैदा हुआ है। लेकिन कांट जो है he says कि I was sleeping and I was awakened by Hume। तो ह्यूम जो है वो एक लॉजिशियन था, एक रैशनलिस्ट था, और उसका फलसफा पढ़ने के बाद कांट को शक पैदा हो गया। He became a skeptic। A critique of pure reason इसकी बड़ी मशहूर किताब है। प्योर रीजन का मतलब है ये जो उस जमाने की फिलॉसफी थी ना, वो प्योर रीजन पे मबनी थी। तो इसको रैशनलिज्म के बारे में भी शक हो गया कांट को। और वो कहता है कि इसने बहुत मोटी किताब लिखी है जिसमें क्रिटिसिज्म किया हुआ है और अपने दौर के फलसफे का। अब अल्लामा जो हैं वो कांट को क्यों मिलाते हैं गजाली से? हाँ, वो भी स्केप्टिक हो गए थे और वो हाँ, बोथ आर स्केप्टिक्स, क्योंकि दोनों स्केप्टिक्स थे और फिर उसमें से निकले भी हैं। खैर, ये नहीं कि स्केप्टिसिज्म इतना हुआ कि निकले नहीं, फिर तो वो जिंदगी ना गुजार सकते, लेकिन ये कि वो उसमें से निकले भी हैं, बट नेचुरली बोथ वर स्केप्टिक्स। ये ठीक है। इनमें कॉमन पॉइंट जो है वो
बोथ। अब कांट किस तरह निकले हैं? कांट ने मॉरल एक्सपीरियंस पे अपना जो रिटर्न है ना वो बेस किया। डेकार्ट ने रैशनल पे किया था, इन्होंने मॉरल पे किया। और ये कहते हैं कि क्योंकि मैं मॉरल हूँ, therefore I am। एंड मोरालिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? मोरालिटी जो है वो थॉट पे करती है या नॉलेज पे करती है या किसी और चीज़ पे करती है? फेथ पर। जी फेथ पर। नहीं, फेथ तो इनकी या बिलीव हो तो फिर बंदा ये मोरालिटी। मोरालिटी जो है वो किस चीज़ पे भी, यानी कि उनकी मोरालिटी, हमारी तो खैर और किस्म की है। वैल्यूज। ह्यूमैनिटी। आप बताएंगी? एथिक्स नहीं, एथिक्स तो ऑब्जेक्टिव। ये नहीं, देखें नहीं, ये जो है मैंने आपको पहले शुरू में बताया था ना कि देयर इज अ मॉडल ऑफ कांटियन मॉडल ऑफ माइंड, बताया था? नहीं बताया? अच्छा, पहले फिर हम कांटियन मॉडल कर लेते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी बात की। तो कांट सेज कि देयर आर 3 मेंटल processes which are going on in our mind all the time। अब उसमें एक तो वो कहता है affection, दूसरी क्या चीज़ है? cognition, कॉग्निशन क्या होती है? तीसरी cognition। कॉग्निशन ये है नॉलेज गिविंग प्रोसेसेस ऑफ द माइंड। अफेक्शन मीन्स सम सॉर्ट ऑफ फीलिंग एसोसिएटेड विद द मेंटल प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन। क्योंकि जब हम कॉग्निशन भी कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर अफेक्शन यानी कि एहसास जो है वो किसी न किसी शक्ल में मौजूद होता है, हमें पता नहीं होता। मसलन आप इस वक्त कॉग्निशन कर रहे हैं ना, नॉलेज हासिल कर रहे हैं, तो आप आर यू फीलिंग बोर्ड? नो नो। अच्छा, अगर नो सबसे पहले इन्होंने कहा, मतलब मैं बोर नहीं हो रहा। हाँ, आप नहीं हो रहे। और बोर ना होना अलामत है कि यू आर गेटिंग अ स्लाइट प्लेजर आउट ऑफ दिस लेक्चर। The lecture is very dry, but you are getting pleasure, a little, a slight pleasure। या फिर कुछ लोग हैं जो बोर भी होते हैं, तो वो क्या, they are getting this pleasure out of this lecture। तो ये है affection। And what is cognition? Because it is present in every mental process। आप कुछ कर रहे हैं ना, you are very still, but she and her friend is doing like this। There is some sort of action also associated with every mental process। ये है। अगर आप रात को बोर हो रहे हैं तो आप कहते हैं चलेंगे मैं उठ के फ्रिज में से आइसक्रीम खाता हूँ, यही है ना। तो ये आपकी जो सोच है कि आई एम बोर्ड, पहले कॉग्निशन है, दिस इज नाइट, आई एम बोर्ड, ओह आई शुड गो एंड हैव आइसक्रीम, तो ये उठ के आप चले जाते हैं। दिस इज विल, जिसको हम कहते हैं विल टू एक्शन, ये विल है कॉग्निशन।
ये नॉलेज है। और ये नहीं, हाँ, और ये फीलिंग है। सो इन एवरी मेंटल प्रोसेस, जब आप एक मेंटल प्रोसेस का जिक्र करते हैं ना, कितनी मामूली किस्म की हो, चाहे फ्रिज में से आइसक्रीम खाने की हो, फिर भी उसमें ये तीनों चीज़ें आती हैं। अगर आप इस जगह पे आके बैठते हैं तो यहाँ पे भी काम नहीं आप कुछ कर रहे, सिर्फ लिख रहे हैं, लिखते भी नहीं बाज़ दफ़ा, स्टिल ऑल दीज थ्री प्रोसेसेस एट प्रेजेंट इन योर माइंड। ये कांटियन मॉडल ऑफ माइंड है। अच्छा, उसने अब ये वापस जब आता है जिंदगी की तरफ, तो मैंने आपको बताया कि इसने ना तो कॉग्निशन पे कांट ने बुनियाद रखी है, रैशनैलिटी पर नहीं रखी, और ना अफेक्शन पे रखी है। ये किस पे रख रहा है? कॉग्निशन पे, विल पे, क्योंकि मोरालिटी इज विल टू डू सर्टन थिंग्स विच आर राइट। ये तो हम बाद में डिस्टिंक्शन करते हैं, लेकिन पहले विल टू डू समथिंग शुड बी प्रेजेंट। मोरालिटी में ये होता है। लेकिन वो मोरालिटी भी तो सब्जेक्टिव होती है ना? नहीं, सब्जेक्टिव तो होती है, लेकिन ये बंदा जो है ये भी तो एक सब्जेक्ट ही है ना। तो इसकी वापसी इस तरह हुई है, मतलब ज़रूरी नहीं आपकी और मेरी हो, लेकिन उसकी वापसी जो हुई है वो विल की वजह से हुई है। अब इसमें भी इसकी रिजेम्बलेंस है विद गज़ाली, कांट की, क्योंकि इसने भी विल का जिक्र किया हुआ है, कॉग्निशन का जिक्र किया हुआ है। और गज़ाली भी जो हैं, अगर आप उनकी पढ़ें तहाफ़तुल फ़िलासफ़ा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फिलोसफर्स, तहाफ़त में उन्होंने आखिर में इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि इट इज़ नॉट द कॉग्निशन, इट इज़ विल विच मेक्स अस, लीड्स अस टू गॉड। क्योंकि कुरान जो है ये विल का बहुत जिक्र है इसमें। आप देखें कि वो कहता है कौन, खुदा ने कहा, तो कौन से क्या हुआ कि दुनिया आ गई वजूद में। उसके अलावा भी सारा वक्त जो खुदा की बुनियादी खासियत है गज़ाली के नज़दीक वो विल है, विल। सो इस्लाम इज़ अ वॉलंटरिस्टिक रिलीजन, वॉलंटरिस्टिक, ये आप ज़हन में रखें। और अब ये सवाल पैदा होता है कि भाई अल्लामा ने क्यों इन पे तनकीद की? तो बहुत अच्छे आदमी मुझे तो लगे, हमें तो बहुत अच्छे लगे, ये क्यों कर रहे हैं तनकीद अल्लामा? तो अल्लामा ने ये कहा है कि मैं दो वजह से तनकीद करता हूँ। एक तो ये, इसको मिटा दो, को नहीं छोड़ा, जैसे अशरी ने किया था ना, उन्होंने अशरी की पैरवी में उसको फॉलो करते हुए नहीं छोड़ा मेथड जो इस्तेमाल उसने किया था। उसने फ़लसफ़ियों ही का जो तरीक़ेकार था, जो कि मुतज़िला करते थे, क्योंकि मुतज़िला तो रैशनलिस्ट थे, तो वो लेके उसने इस्तेमाल किया था उनको काटने के लिए। और गज़ाली ने भी यही किया। गज़ाली ने तहाफ़त में रीज़न के ज़रिए उनकी रीज़न्स को काट दिया। समझ गए हैं आप मेरी बात? सोर्स ऑफ नॉलेज भी डिफरेंट था। हाँ, अल्लामा नेचर नॉलेज और इंट्यूशन की बात करते हैं। नहीं, अल्लामा तो देखें, हाँ, अल्लामा तो बहुत बाद में आते हैं ना, ये तो पहले के लोग हैं। तो ये कहते हैं कि वैसे तो गज़ाली बहुत अच्छा आदमी था, हम सबको पसंद है,
लेकिन ये कि ये जो मेथड है इसने वही इस्तेमाल किया है जो कि फ़लसफ़ी करते थे। कम से कम तहाफ़त में वही किया हुआ है उन्होंने, कि मतलब जैसे लॉ ऑफ नॉन कंट्रडिक्शन है उसको पकड़ के उन्होंने साबित किया इनके अंदर कंट्रडिक्शन है, लिहाजा आई डोंट एक्सेप्ट इट, ये कहे। तो यही अशरी ने किया था। तो इसलिए इनमें और अशरी में तो कोई फ़र्क नहीं। अशरी की तरफ भी अल्लामा का मुस्बत ही रुझान है, ही फील्स पॉजिटिव अबाउट अशरी अशारा, लेकिन इनकी तरफ भी पॉजिटिव होते हुए भी ये इनको ज़रा खलता है कि भाई इसने वही मेथड इस्तेमाल किए तो फिर तो ये भी रैशनलिस्ट ही है। देखिए ना, अगर आप रीज़न को रीज़न से काटते हैं तो फिर तो आप भी रैशनलिस्ट हैं, जिसको काट रहे हैं वो भी रैशनलिस्ट हैं। तो ये इनको इतराज़ है अल्लामा को। अच्छा जी, अब मैं देखती हूँ कि क्या हाँ, और एक और चीज़ पे भी अल्लामा को इतराज़ है, और वो अगर आप उनका पहला लेक्चर पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि जो मैं कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ। कि उन्होंने पहले लेक्चर में ये कहा हुआ है कि एक तो यही जो मैंने आपको बात बताई है वो है, और दूसरा जो है उन्होंने कहा कि थॉट जो है ना, अब क्योंकि यहाँ वो वेस्ट से मुखातब है, इसको ज़हन में रख के चलें कि उनकी ऑडियंस हम नहीं हैं, वेस्ट है। तो वो तो किसी को नहीं मानता वेस्ट, तो उनको मनवाने के लिए ये कहते हैं कि गज़ाली पर ये एतराज़ इन्होंने किया हुआ कि गज़ाली बेटा थोड़ा सा पंखा खोल दें, गर्मी लगने लगी है, हल्का सा खोलें। कि थॉट जो है वो हायर लेवल पे जाके इंट्यूशन से मिल जाती है, और गज़ाली इस बात को नहीं समझा, और इसलिए उसने थॉट पे यानी कि रीज़न पे बड़े शदीद हमले कर दिए, और इतने किए कि फिर वापस ही नहीं उसकी तरफ आया, हालांकि उसकी तरफ थॉट जो जिसको कहते हैं उसके ज़रिए आना चाहिए था। और उनका बड़ा मशहूर शायराना अंदाज़ है, आपको पता ही है, प्रोज उनकी पोइटिक है, एंड ही हैज सेड दैट थॉट इन इट्स हायर मूवमेंट is as infinite as intuition in its higher movement। एक थॉट है वो जो आम इधर उधर वो नहीं, एक है किसी सोचने वाले की, किसी फलसफी की सोच, वो in its higher movement complements intuition और mystic experience। ये दो एतराज़ इस तरह हैं उनको कि वो थॉट को नहीं समझ सका। थॉट इज ऑल्सो इन्फिनिट लाइक इंट्यूशन, बट इन इट्स हायर मूवमेंट इट कंप्लीमेंट्स इंट्यूशन या मिस्टिक एक्सपीरियंस या रिलीजियस एक्सपीरियंस। तो इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर ख़त्म करती हूँ।